हेलो क्लास बच्चों, सबको पता है अपना जो 8th चैप्टर वो ख़त्म हो चुका है और 9वां चैप्टर जो है इतिहास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो मैं बार बार आपको बुक बताती रहती हूँ। ये अपनी बुक है इतिहास की और इसमें जो नया चैप्टर शुरू हुआ है अपना, ये चैप्टर 9 है। सब बच्चे अपनी बुक से मिलान कर लिया करें, ठीक है। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। अब इससे पहले बच्चों चैप्टर जो था अपना, उसमें हमने एक बॉक्स में पढ़ा था, यहाँ पर जो बर्तन थे उनके बारे में थे। काले बर्तन, उत्तरी काले चमके पात्र। ये पात्र जो पुरास्थलों से प्राप्त हुए थे। तो इसमें क्या खासियत थी? ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र थे, जिसके लिए जो बर्तन बनाते थे वो मिट्टी के बर्तनों को भट्टी पे खूब हाई टेम्परेचर पे, उच्च तापमान पे पकाते थे। तो इससे क्या होता था, बर्तन बाहर से काला हो जाता था। फिर उस काले बर्तन के ऊपर जो काला स्थान था उसमें काली जो है एक लेप लगाया जाता था, जिससे एक चमकदार शीशे जैसी परत उसमें आ जाती थी। इसलिए इनको उत्तरी काले चमके वाले पात्र कहा जाता था। तो ऐसे पात्र जो हैं पुरातत्ववेत्ताओं को जो है बहुत सारे मिले हैं, जिसमें कटोरियाँ भी हैं, थालियाँ भी हैं और बहुत सारे बर्तन हैं, खाना पकाने के बर्तन, ये सब यहाँ पर प्राप्त हुए। हम अगर बात करते हैं भारत के व्यापार की, तो भारत का व्यापार पुराने समय में बहुत सारे देशों से था। दुनिया में सब जगह भारत का व्यापार जो था फैला हुआ था। और अपन भारत के दक्षिणी हिस्से की बात करते हैं, दक्षिण भारत की, तो वहाँ पे चूँकि क्या है, समुद्री एरिया भी आ जाता है, समुद्र तट। तो वहाँ पे स्थलीय भाग से भी आ रहे हैं लोग और समुद्र तट से भी आ रहे हैं, जहाज़ों से, बड़ी बड़ी जहाज़ों से, नाव के जरिए भी लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर ये सोना, मसाले, कीमती पत्थर और मुख्यतः यहाँ पर काली मिर्च, सब बच्चों ने देखी होगी काली मिर्च। देखिए काली मिर्च का पाउडर भी आता है। काली मिर्च गोल गोल रंग की होती है, काले रंग की। वो उस समय बहुत ज़्यादा व्यापार में मायने रखती थी, उसका बहुत बड़ा काम था। इसमें काली मिर्च बहुत महंगी भी थी, इसको काला सोना भी कहा जाता था। और रोमन साम्राज्य में वहाँ से लोग आया करते थे, व्यापारी सड़क रास्ते से, जहाज़ के रास्ते से, समुद्र के जरिए यहाँ पर ही आते थे। तो ये कैसे पता चला कि हमारा रोमन से व्यापार था? तो खुदाई में रोमन सिक्के भी मिले। मतलब वो जो व्यापारी आते थे वो अपनी मुद्रा लेकर के आते थे, तो वहाँ के रोमन सिक्के भी खुदाई में मिले, जिससे पता चला है कि रोमन का व्यापार तो अरब सागर के जरिए, बंगाल की खाड़ी के जरिए ये भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। अफ्रीका से भी आए लोग, अरब से भी आए हैं, पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर। जैसे मान लो अगर अपन इसको पूरे ये वर्ल्ड का मैप मान लेते हैं, इमेजिन करें आप, ठीक है, हम यहाँ पर हैं मान लीजिए, ठीक है, तो इस अरब यहाँ पर है, अफ्रीका यहाँ पर। तो यहाँ से जब आएंगे तो कौन सी दिशा से आ रहे हैं? वो अपने देश में, खुद के देश में पूर्व की तरफ आ रहे हैं वो। और हमारा कौन सा हिस्सा बढ़ जाता है जहाँ से वो एंटर करेंगे? पश्चिम का हिस्सा हो जाता है। तो पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर आते थे। तो उस समय समुद्र रास्ते से आते थे, उस समय जो मानसूनी हवाएँ चला करती थी उससे इनको बहुत सपोर्ट मिलता था। तो इस दक्षिण पश्चिम मानसून में हवाओं के जरिए ये आराम से, नाविक जो लोग होते थे, ये जहाज़ों को, ये नावों को अपने आराम से, नहीं तो इतना लंबा सफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कई समय लगता था उस मायने में। तो ये मानसूनी हवाओं के कारण उनको हवाएं जब चलती थी तो इनके जहाज़ों को थोड़ा सा सहारा इससे मिल जाता था। तो उन दिनों रोम से हमारा जो है बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब अगर भारत की बात करते हैं तो अपने जो दक्षिण तट है, हमने अभी बात की थी कि दक्षिण भारत में ज़्यादा व्यापार हो रहा था। उसमें भी कावेरी नदी वाला जो एरिया है, वहाँ पे चूँकि उपजाऊ ज़मीन थी, वहाँ पे भी खूब व्यापार के प्रमाण मिले हैं। उस समय यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हमने एक पिछले चैप्टर में पढ़ा था, संगम साहित्य। तमिल जो भाषा है उसका पूरा साहित्य एक जगह बैठ करके सारे कवि लोग जो हैं अपनी रचनाओं को जो है वहाँ पर चर्चा करते थे। तो उसमें एक तमिल शब्द आ रहा है संगम साहित्य में, मुवेंदार, जो आपकी बुक में नाम दिया, मुवेंदार। मुवेंदार का मतलब होता है मुखिया। तो उस समय लगभग 2500 वर्ष पहले, 2300 वर्ष पहले यहाँ पर 3 जो वंश के नाम आते हैं, चोर,
ठीक है, चेर पांड्य, ठीक है, चोल, चेर और पांड्य, ये जो है 3 यहाँ पर जो है डायनेस्टी थी, वंश थे, और इनकी सत्ता थी। और इनकी तीनों की सत्ता, ध्यान रखना, तीनों जो सत्ता हैं इनकी सत्ता 2 जगह थी, एक तटीय इलाके में और एक भीतर के इलाके में, वहीं से अपन बाउंड्री के बाहर और बाउंड्री के भीतर। तो 2-2 जगह तो कितनी हो गई, 6 हो गई, 3 की 2-2 जगह सत्ता है। इसमें मुख्यतः जिनके नाम आते हैं, एक तो चोल का आता है पुहार, ठीक है, और पांड्य की आती है मदुरई। ये 2 क्षेत्र जो थे इनके यहाँ पर हैं, पुहार या कावेरीपत्तनम भी कहते हैं इसको, और पांड्य की राजधानी मदुरई यहाँ पर। अब ये जो मुखिया लोग थे, ये लोगों से उपहार लेना ज़्यादा पसंद करते थे, तो ये उपहार की मांग भी करते थे। तो जैसे अपन एक शब्द सुना था नजराना, तो व्यापारी लोग जो हैं इनके लिए बहुत सारे उपहार लाया करते थे। कहीं कहीं ये सैनिक अभियान के द्वारा भी कर वसूलते थे, शुल्क वसूलते थे, फिर जो भी इनको धन मिलता था वो बांट लेते थे, कुछ तो अपने पास रख लेते थे, कुछ क्या करते थे ये वहाँ पे जो अपने इनके संबंधी लोग होते थे, रिश्तेदार होते थे, इनको मानने वाले जो लोग होते थे, फिर इनकी खुद की सेना के सिपाही हैं और ऐसे कवि लोग हैं, इनको ये अपने जो है दे दिया करते थे जो बचता था ना। इसलिए क्या करते थे, जिन कवियों को इन मुखियाओं की तरफ से खूब भेंट मिलती थी, वो अपने कविताओं में इनकी प्रशंसा करते थे। जिन राजा वसुधारा को भेंट मिलती थी, उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। तो अब भेंट में क्या मिलती थी इनको, जवाहरात भी मिल रहे हैं, हीरे भी मिल रहे हैं, सोना चांदी भी मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं भी मिल रही हैं, हाथी घोड़े रथ सब मिल रहा है इनको। तो इनकी प्रशंसा में कविताएं लिखा करते थे। उसी समय दक्षिण में एक वंश और आया था सातवाहन वंश, जिसका बहुत लंबे समय तक प्रभाव इसमें जो रहा। तो सातवाहन में यहाँ पे इनको दक्षिणापथ, सातवाहन वंश में गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम आता है, राजा गौतमी पुत्र, महान की थी गौतमी, उनका पुत्र सातकर्णी। तो इनको दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता है। दक्षिणापथ का मतलब है दक्षिण की ओर आने वाले। तो दक्षिणापथ में ये शाब्दिक अर्थ इसका आता है, और पूरे दक्षिणी क्षेत्र में ये नाम प्रचलित था। सातकर्णी ने पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी तटों पर अपनी सारी सेनाएं जो थी वो भेजी थी। और फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, इसको अपन करके देखते हैं। आपने रेशम देखा होगा बच्चों, सिल्क। तो रेशम मार्ग के बारे में यहाँ पर जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। रेशम आपको पता है चिकना होता है, चमकीला होता है, बहुत मुलायम कपड़ा होता है ये। तो ये बहुत बहुमूल्य माने जाते थे, और रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। तो रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल करके और फिर इसके सूत जो इसका रेशा होता था उससे कपड़ा बनाया जाता था। तो सबसे पहले चीन में कहते हैं रेशम का आविष्कार हुआ था, आज से लगभग 7000 साल पहले। पर चीन ने क्या किया, ये अपनी जो खूबी थी ना, जो इसने रेशम बनाना सीख लिया था, किसी को नहीं बताया, दुनिया से छुपा करके रखा। चीन से जो लोग जाते थे ना, इन्होंने बताया नहीं कि हम कैसे रेशम कैसे बनता है। और चीन से जो लोग पैदल जाते थे, घोड़ों पे, ऊँटों पे, ये रेशमी कपड़े भी लेके जाते थे, और जहाँ जहाँ पे बेचने के लिए जाते थे जिस रास्ते से, वो रास्ता बच्चों कहलाने लगा रेशम मार्ग। चीन के व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए, खासतौर पर रेशम, और भी सामान था, जिन जिन रास्तों का उपयोग करते थे वो सारे रास्ते क्या कहलाने लगे, रेशम मार्ग। और ये जो चीन के शासक हैं, ये भी उपहार के तौर पे अन्य शासकों को रेशमी कपड़े बेचते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को रेशम की जानकारी होती गई, और फिर रेशम के कपड़े पहनना लोगों ने शुरू कर दिया। अब चूँकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि इसको लाने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। पहाड़ी इलाके भी आ रहे हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते भी आ रहे हैं, जंगली रास्ते भी आ रहे हैं वहाँ पर। इन सबको इनको यहाँ से कहीं के रेगिस्तान भी पड़ा रास्ते में। तो ऐसे मुश्किलों वाले हालात में ये व्यापारी वहाँ से निकलते थे। तो जब ये जहाँ से निकलते थे तो व्यापारियों को यात्रा शुल्क भी देना पड़ता था। जिन जिन रास्ते से निकलते थे वहाँ के लोग इन व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे कि देखो हमने तुमको इस रास्ते से गुजरने दिया तो तुम उसका टैक्स भरो। तो उनको टैक्स भी भरना पड़ता था। तो कुछ शासक जो हैं जब अपने बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहते थे तो इस रास्ते पे यात्रा कर रहे व्यापारियों से उनको जो है मैंने कहा ना टैक्स वसूलते थे।
शुल्क के तोहफे भी, फिर क्या करते थे कि भाई हमको रास्ता दो, तो इनको खुश करने के लिए तोहफे भी दिया करते थे। तो इसके बदले में शासक क्या करते थे, अगर व्यापारी शासकों को टैक्स दे रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं, मतलब उपहार इनको दे रहे हैं ताकि वो उनको व्यापार करने दें, शासक इसके बदले में इनको क्या देते थे, सुरक्षा। क्योंकि आपको पता है लुटेरे होते हैं, समुद्री लुटेरे भी होते हैं, वैसे लुटेरे भी होते हैं, तो ये क्या व्यापारियों को लूट लेते थे। तो ऐसे में जब राजा को व्यापारी लोग कर दे रहे हैं, शुल्क दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, तो वो फिर उनकी सुरक्षा किया करते थे कि आपको रास्ते में जो भी है हमारे सैनिक जो हैं आपको यहाँ पर सुरक्षा देंगे। तो सिल्क रूट पर, मतलब ये जो रेशम मार्ग में सबसे ज़्यादा जिसने कंट्रोल रखा था वो जो वंश थे, जो कुषाण, इन्होंने लगभग 2000 साल पहले इनका शासन था। इनका मथुरा, पेशावर दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे, तक्षशिला भी था, और ये सोने के सिक्के जारी करने वाले ही पहले थे, और इन्होंने व्यापारियों को जो है इनसे उपहार भी लिए और उनको रेशम मार्ग में सुरक्षा भी प्रदान की थी। तो ये रोमन साम्राज्य था कि जहाँ एक चीन से लेकर के आगे यूरोप तक के देशों में इनका व्यापार फैला हुआ था। तो यहाँ पे आज इतना ही। कल हम देखेंगे कि रेशम मार्ग तो है ही, बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार कैसे हुआ, एक जगह से दूसरी जगह कैसे लोग गए, कैसे धर्म का प्रसार हुआ, कैसे भक्ति की शुरुआत हुई, ये हम आज हमने एक व्यापार वाला हिस्सा देखा इसमें। अब हम धर्म वाला हिस्सा देखेंगे। धर्म व्यापार वाले में हमने ये भारत का व्यापार देखा, दक्षिण भारत का व्यापार देखा, रेशम मार्ग जो चीन से आ रहा था, और अगले में हम देखेंगे बौद्ध धर्म, क्योंकि आपको पता है भारत में बौद्ध धर्म, तो गौतम बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार अन्य देशों तक कैसे हुआ।